हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। यानी आइसोटोप्स क्या हैं, इनकी पहचान हम लोगों को कैसे होगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनकी अबंडेंस क्या है, इसके ऊपर आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज आइसोटॉप्स। देखिए 1808 में जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मैसेज में, साइजेस में और प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। ये बात तब रिजेक्ट हो गई जब रदरफोर्ड के एक साथी साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक सोडी, इसने सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई किया कि एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ये एटॉमिक नंबर में तो एक जैसे होते हैं लेकिन मास नंबर में ये डिफरेंट होते हैं। तो इनको इसने आइसोटॉप्स का नाम दिया। यानी जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट होता है, लेट्स सपोज ये एलिमेंट है, एटम्स आपस में कंबाइन अप होके एलिमेंट बनाते हैं और एलिमेंट आपस में कंबाइन अप होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। तो अब ये है सारे इसके अंदर एटम्स। जॉन डाल्टन का ये आइडिया था कि ये एटम्स जो होते हैं, ये कोई भी इनमें से एटम उठा लो, ये मास में, साइज में, प्रॉपर्टी में एक जैसा होता है। लेकिन फ्रेडरिक सोडी जो कि रदरफोर्ड का साथी साइंटिस्ट था, दोनों ने मिलकर बड़ा काम किया है केमिस्ट्री की फील्ड में, तो फ्रेडरिक सोडी ने इस बात को आइडेंटिफाई किया, नहीं ऐसा नहीं है। आप जब भी किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं ये एटॉमिक नंबर में तो एक जैसे होते हैं, एटॉमिक नंबर में तो सारे ही एक जैसे होते हैं, लेकिन मास नंबर में जो है ये डिफरेंट होते हैं। मास नंबर में क्या है, डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर में क्या है, सेम है। तो ऐसे एटम्स को इसने क्या नाम दिया, आइसोटॉप्स का नाम दिया। आइसोटॉप्स यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, these are called isotopes। आइसोटॉप्स जो है, इसमें ये जो आइसो है, आइसो इसका मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या है, सेम। और टॉप्स का मतलब क्या होता है, टॉप्स तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब होता है प्लेस, सेम प्लेस। क्योंकि आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं जो एक ही एलिमेंट के होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो इनका ये सोर्स जो है वो एक ही एलिमेंट है, एक ही जगह पे पाए जाते हैं। यानी हाइड्रोजन के, जब हम हाइड्रोजन के एलिमेंट को देखते हैं तो हम लोगों को 3 टाइप्स के एटम दिखाई पड़ते हैं। चलो मान लो इसको कि ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है। तो जब हम इसके एटम्स को देखेंगे तो हम लोगों को 3 तरह के एटम दिखाई पड़ेंगे। कुछ एटम्स ऐसे होंगे इनमें जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होगा और मास नंबर भी 1 होगा। कुछ एटम्स हम लोगों को हाइड्रोजन के एलिमेंट में ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है लेकिन मास नंबर 2 है। और कुछ एटम्स हम लोगों को हाइड्रोजन में ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर इनका 3 है। तो अब ये वाले तीनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो ऐसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स, जो एटॉमिक नंबर में एक जैसे, मास नंबर में डिफरेंट। एटॉमिक नंबर को हमेशा एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे लोअर कॉर्नर पे लिखा जाता है। जैसे और अगर हम यहाँ पे लिखें ऐसे करके, तो जो मास नंबर होते हैं, यानी अगर कोई एलिमेंट का सिंबल है तो इसमें एटॉमिक नंबर जब भी लिखना है वो यहाँ पे लिखना है, और मास नंबर जब भी लिखना है वो लेफ्ट साइड पे अपर कॉर्नर पे इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो याद रखिएगा जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। ये नहीं कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में
वो एटॉमिक नंबर पे एक जैसे हो, मास नंबर पे डिफरेंट हो तो उनको आइसोटोप्स बोलेंगे। नहीं, एक ही एलिमेंट के एटम्स जो एटॉमिक नंबर में एक जैसे हो लेकिन मास नंबर में डिफरेंट हो, इनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की जो पोजीशन होती है ये सेम होती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने दो बातें की हैं, एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, उसको थोड़ा रेज कर देते हैं यहां से। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात करें या उसके एटम की बात करें तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद है यही इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो उसमें एक प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर ये सोडियम का एटम है, सोडियम Na, सोडियम, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो सोडियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो तकरीबन 11 होते हैं। तो इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11। तो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है, मास नंबर। मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर। अब ये क्या है, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों की तादाद को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है इनको मास नंबर बोलते हैं। और जो मास नंबर है इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को G से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर। ठीक है। अब मास नंबर किसके बराबर है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इन दोनों की तादाद को हम लोग, या इन दोनों पार्टिकल्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नोन एज मास नंबर। यानी न्यूक्लियॉन्स की जो तादाद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, तो इसको हम यहां से रेज कर देते हैं। अगर आप लोग नोट करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है हाइड्रोजन का एटम, तो इसमें हम लोगों को 3 तरह के एटम्स दिखाई पड़ेंगे। कुछ का एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर 1 होगा, कुछ एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास नंबर 2 होगा, कुछ एटम्स का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 होगा लेकिन मास नंबर 3 होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हुए, 3 आइसोटोप हुए। 1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 2, 1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 3। अब ऐसा एटम हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो, मास नंबर 1 हो, इसको हम लोग
प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम। और इस तरह से जिसमें मास नंबर 2 हो उसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम। ड्यूटेरियम। और इसी तरीके से जिसमें मास नंबर 3 हो ऐसे एटम को क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। तो अगर आप लोग प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसे बनाएंगे। ये सेंटर में न्यूक्लियस, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। और मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को इसका मास नंबर बोलते हैं। और एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर एक प्रोटॉन है तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। यानी मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो हाइड्रोजन का ये वाला एटम है इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 1 है। और अगर आप इसका मास नंबर देखें तो ये भी 1 है। तो इसका मतलब इसका मास नंबर 1 कब आएगा? जब न्यूट्रॉन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। इसका मतलब ये जो एटम है हाइड्रोजन का, इसमें एक प्रोटॉन तो मौजूद है लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है। न्यूट्रॉन 0 है यहाँ पे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे शो किया? प्रोटियम का। इसी तरीके से अगर आप ड्यूटेरियम के स्ट्रक्चर को देखें तो ड्यूटेरियम के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखेंगे तो सेंटर में आप लोगों को क्या दिखाई पड़ेगा? सेंटर में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा न्यूक्लियस और इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी? 1। एटम चूंकि न्यूट्रल होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इसका मास नंबर देखें तो कितना दिखाई पड़ रहा है? 2 दिखाई पड़ रहा है। मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन तो 1 है तो इसका मतलब मास नंबर 2 कब होगा? जब प्रोटॉन 1 हो और न्यूट्रॉन भी 1 हो, तभी ही मास नंबर कितना बन सकता है? 2 बन सकता है। तो ये हाइड्रोजन कैसे एटम है जिनका मास नंबर 2 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? 1 लिखना होगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा? ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से अगर आप ट्रिटियम को देखें तो आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इस तरह से इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 1 होगा। अब इसका मास नंबर है 3। मास नंबर 3 का मतलब क्या है कि प्रोटॉन तो 1 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, तभी ही मास नंबर इसका कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 2 न्यूट्रॉन। 2 न्यूट्रॉन होंगे तभी इन दोनों की तादाद मिलकर कितना बना देगी? 3 बना देगी। तो आप लोग यहाँ पे नोट करें कि आपको आइसोटोप्स में कौन सी चीज कॉमन नजर आ रही है और कौन सी डिफरेंट नजर आ रही है। आप लोगों को आइसोटोप्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद में डिफरेंस है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो आप ये जो आइसोटोप्स हैं इनको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं which have same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। यानी आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जो प्रोटॉन में तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, तो इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से, ये रेज कर देते हैं इसको। अच्छा, यहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, गोल्ड।
प्रोडक्ट टेबल के 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे क्लोरीन है, आयोडीन है, आर्सेनिक है और गोल्ड है, इनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके दो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दो इनका एक आइसोटोप होता है, इनके दो आइसोटोप्स होते हैं, इनको बोलते हैं डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके तीन आइसोटोप्स होते हैं, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन की बात की, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन है, इसके भी 3 आइसोटोप्स हैं, यानी 3 तरह के एटम्स दिखाई पड़ते हैं हाइड्रोजन के एलिमेंट में। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये वो वाले मेंबर हैं जिनमें 3 टाइप्स के एटम्स होते हैं जो एटॉमिक नंबर में तो एक जैसे हैं लेकिन मास नंबर में डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट्स। इस तरह से कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके 4 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे सल्फर वो एलिमेंट है जिसके 4 आइसोटोप्स हैं, यानी 4 तरह के एटम हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं। सल्फर के 4 तरह के एटम्स होते हैं जो एटॉमिक नंबर पे तो एक जैसे लेकिन मास नंबर में डिफरेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से कुछ एटम्स जैसे निकल है, इसके 5 आइसोटोप्स होते हैं, 5 तरह के एटम्स हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं निकल के एलिमेंट में, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से कुछ एटम्स ऐसे हैं जैसे कैल्शियम है, प्लेटिनम है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें हम लोगों को 6 तरह के आइसोटोप्स दिखाई पड़ते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं हेक्सा आइसोटोपिक एलिमेंट। इस तरह से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें हम लोगों को 9 टाइप्स के आइसोटोप्स मिलते हैं, जैसे कैडमियम है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हम लोगों को 9 टाइप्स के आइसोटोप्स दिखाई पड़ते हैं, एटम दिखाई पड़ते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? नोना आइसोटोपिक एलिमेंट। ठीक है, ये एज एन एग्जांपल आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपके काम आएगी। इस तरह से एक एलिमेंट है टिन, इसमें 11 आइसोटोप्स होते हैं, 11 आइसोटोप्स, इसको हम क्या बोलेंगे? यून डेका आइसोटोपिक एलिमेंट्स। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, क्लासिफिकेशन की है आइसोटोप्स की, यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? क्लासिफिकेशन की है हमने आइसोटोप्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की तादाद के लिहाज से हम लोगों ने आइसोटोप्स की यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है। तो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं ये आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि सल्फर के कितने आइसोटोप्स हैं, निकल के कितने आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के कितने आइसोटोप्स हैं। ओके, इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। अच्छा जी, याद रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। आइसोटोप्स have same chemical properties। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, यानी जो प्रॉपर्टी प्रोटियम की है वही ड्यूटेरियम की है, वही ट्रिटियम की है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, पांचों की प्रॉपर्टी सेम है। कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं, तो कैडमियम के जो 9 आइसोटोप है सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। क्यों एक जैसी होती है? क्या रीजन है इसकी भी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज है? क्यों? क्योंकि बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज
depends upon chemical properties depends upon number of electrons। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आइसोटोप्स में सेम होते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप्स में सेम है तो फिर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, वो भी सेम होंगी। तो आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बात। दूसरी बात, आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, सोलबिलिटी है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। तो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अभी हम लोगों ने देखा कि आइसोटोप्स में हमेशा जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो डिफरेंट होते हैं। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ये तो बात होगी। इसी तरह से नंबर 3, आइसोटोप्स जो होते हैं दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। इसी तरीके से आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी सेम होती है। ये नहीं होता कि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम वो कहीं टॉप पे है और ड्यूटेरियम कहीं लास्ट में है, एंड पे है, और ट्रिटियम कहीं मिड में है, ऐसा नहीं है। आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है वो भी सेम रहती है। क्या रहती है, सेम रहती है। ये कुछ सिमिलरिटीज होगी। आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टी में सेम है, एटॉमिक नंबर में सेम है, प्रोटॉन नंबर में सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेम है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में भी सेम है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे आइसोटोप्स की सिमिलरिटी क्या है, तो बता सकते हैं ना आप लोग। ठीक है, इस तरह से आइसोटोप्स जो होते हैं वो डिफरेंस भी होते हैं, इनमें डिफरेंस भी है। अगर मैं पूछूं डिसिमिलरिटी बताओ तो आप क्या बोलोगे कि आइसोटोप्स मास नंबर में डिफरेंट होते हैं। एक बात, आइसोटोप्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। और इसी तरीके से आइसोटोप फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से आइसोटोप्स जो होते हैं ये, चलें यहां पे लिख लेते हैं, आइसोटोप्स जो हैं ये नेचुरल अबंडेंस में भी डिफरेंस होते हैं। नेचुरल अबंडेंस, इनकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है ये डिफरेंस होती है, ये जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव, नेचुरल और रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट है। प्रोटियम की अबंडेंस और है, अबंडेंस का मतलब होता है अक्रंस, नेचुरली तौर पर पाया जाना। प्रोटियम की अबंडेंस और है, ड्यूटेरियम की और है, ट्रिटियम की और है। कार्बन के 3 आइसोटोप है, तीनों की नेचुरल अबंडेंस में डिफरेंस होता है। तो इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है, नेचुरल अक्रंस है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, इनकी जो हाफ लाइफ होती है, यानी आइसोटोप्स की जो हाफ लाइफ होती है ये भी डिफरेंट होती है। हाफ लाइफ इज आल्सो डिफरेंट। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है ऐसा टाइम पीरियड, हाफ लाइफ को मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं कि हाफ लाइफ क्या है जो डिफरेंट होती है।
हाफ लाइफ ऐसे टाइम को कहते हैं टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% of reactants into products। तो ऐसा टाइम जो रिक्वायर होता है आधे रिएक्टर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। अब ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ डिफरेंट होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट्स में हम लोग लेट्स सपोज हाइड्रोजन के प्रोटियम को शामिल करते हैं तो हाफ लाइफ कुछ और होगी रिएक्शन की, और अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के तौर पर ड्यूटेरियम का इस्तेमाल है हाफ लाइफ और होगी, ट्रिटियम का यूज करते हैं तो हाफ लाइफ और होगी। यानी आइसोटोप्स जो होते हैं ये हाफ लाइफ में डिफरेंट होते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आप लोग सिमिलैरिटीज और डिसिमिलरिटीज बता सकते हैं ना? ओके, अच्छा इसको अब हम रेज कर देते हैं यहां से। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस, मतलब नेचुरली तौर पर इनकी अकरेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ी जल्दी बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम रिलेटिव अबंडेंस की बात करना शुरू करें, आप लोग हमेशा दो बातें याद रखिएगा। आइसोटोप्स के जो मास नंबर है और आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है, ये हम लोग एक टेक्निक से डिटरमाइन करते हैं जिसको मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहा जाता है। अब ये मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पे है। हम लोग बड़ी डिटेल से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, हम लोग इस टेक्निक को किस तरह से यूज करके आइसोटोप्स के मास नंबर और आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब एलिमेंट्स की भी हमने बात की कि आइसोटोप्स होते हैं, किसी के 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 20 हैं। तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, ये वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स की होती है। जैसे मेरे पास अगर कार्बन का एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये कार्बन का एलिमेंट है, तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। कार्बन 12 मास वाले, कार्बन 13, कार्बन 14। तो अब यहां पे क्या है, ये सारे कार्बन के एटम्स हैं। अब इनमें कुछ एटम्स के जो कार्बन के एटम्स हैं उनका मास नंबर 12 है, कुछ का 13 और कुछ का 14। तो कार्बन 12 जो है वो तकरीबन, इसके अगर अबंडेंस की बात करें जो हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीट्री से डिटरमाइन करते हैं, तो ये तकरीबन 98.9% तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कार्बन का एलिमेंट है तो इसमें 98.9% कार्बन 12 के एटम्स हैं, और बाकी जो है कार्बन 13 और कार्बन 14 ये दोनों मिलकर तकरीबन 1.1% है। तो इसका मतलब कार्बन के एलिमेंट में जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होगा वो कौन सा होगा? कार्बन 12। तो फिर ये जो कार्बन का एलिमेंट है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये वही होगी जो कार्बन 12 शो करेगा। तो कार्बन 12 यानी मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का जो होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसी के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसको अब रेज कर देते हैं यहां से। अब हम शुरू करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का मतलब क्या है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का मतलब है नेचुरल occurrence of different isotopes of an element
एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं वो कितनी अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, कितनी अमाउंट में पाए जाते हैं, उनकी नेचुरल अकरेंस क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। और अभी हमने बात की रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स की कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से। अच्छा, अगर हम लोग आइसोटोप्स की बात करें तो आपको कुछ जनरल सी बातें याद रखनी है जो एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों के काम आएंगे कि टोटल जो आइसोटोप्स हैं जो नेचुरली तौर पर है, नेचुरल अकरेंस जो आइसोटोप की, जो नेचुरल आइसोटोप है उनकी जो तादाद है वो 280 है, यानी 280 नेचुरली अकरिंग जो है वो आइसोटोप्स हैं। इन 280 में से 40 जो आइसोटोप्स हैं, आउट ऑफ 280 40 जो आइसोटोप्स हैं ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं, ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 83 या इससे ज्यादा हो, ऐसे आइसोटोप्स नेचुरली तौर पर स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ऐसे आइसोटोप्स को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का नाम देते हैं। और ये कितने हो गए, 40 आइसोटोप्स। पीछे कितने बच गए, 240 आइसोटोप्स। अब ये जो 240 आइसोटोप्स हैं ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। अब ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं इनको आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर अनस्टेबल आइसोटोप्स। क्यों, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद रेडिएशन इमिट करते हैं। इस तरह से 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो हमने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं उनकी तादाद 300 है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 300 के 300 ही रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, यानी रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से 280 में से तकरीबन 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं और इवन ही मैस नंबर होते हैं। यानी 280 में से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इवन में होते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड में होते हैं। ऑड कैसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे पूरे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, ये सारे ऑड नंबर हैं। तो ऐसे आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड में हो, तो ऐसे आइसोटोप्स के या ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड में हैं, इनके सिर्फ 2 ही स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन में होते हैं, इनके मोर देन 2 आइसोटोप्स होते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा, या आप सिंपली कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट के बहुत सारे स्टेबल आइसोटोप होते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका मैस नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक मैस है ये 4 हो या 4 का मल्टीपल, 4 या 4 का मल्टीपल, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मैस 4 या 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल का मतलब क्या है, यानी 4 के टेबल में है, 4 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, यानी 4 के टेबल में जिनके मैसेज हैं, याद रखिएगा 50% अर्थ क्रस्ट जो है, 50% अर्थ क्रस्ट में ऐसे ही आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी 50% जो अर्थ क्रस्ट है वो इन्हीं एलिमेंट के आइसोटोप से मिलकर बनी है जिनके मैसेज 4 या 4 के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कार्बन, इसका मैस क्या है 12 है, तो इसका मतलब 4 के टेबल में आ रहा है। ऑक्सीजन, इसका मैस क्या है 16। इस तरीके से सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मैस क्या है 28।
मैग्नीशियम, इसका मैथ क्या है 24। इस तरीके से सल्फर मैथ क्या है 32। इस तरह से आयरन मैथ क्या है 56। तो ये मैंने कैसे एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं जिनके मैसेज जो हैं वो 4 या 4 के मल्टीपल हैं, यानी 4 के टेबल पे आ रहे हैं। तो ऐसे आइसोटोप्स 50% अर्थ क्रस्ट इन्हीं से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। ये साथ में ही बिल्कुल साथ ही रोड है जहाँ से ट्रैफिक भी चलती रहती है और यहाँ पे बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो इसकी आप लोगों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी, आपको जो फोकस करना है वो अपने टॉपिक पे करना है, अपनी स्टडी पे।